हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक सब क्वेश्चन के आंसर जैसे मैं डिस्कस करता रहा हूँ पीएसआईआर में 2019 का सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन का ये सब क्वेश्चन डी है, जिसमें डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के ऊपर आपको 150 शब्दों में लिखना है। आज मैं इसी की चर्चा करने जा रहा हूँ। इसमें जैसा कि मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, आपको अधिकतम 4 पैरा करना होता है किसी भी ऐसे कन्वेंशनल परंपरागत ऐसे प्रकार लेख प्रकार के उत्तर में। और उसमें इस तरह के जहाँ 150 शब्द या 200 या 250 शब्द लिखने होते हैं, जनरली 2 ही पैरा किया जाता है। दूसरे शब्दों में पहले पैरा में आप इंट्रोडक्शन देते हैं, दूसरे पैरा में आप एक्सपेंशन देते हैं, तीसरे में इवेल्युएशन, चौथे में कंक्लूजन। लेकिन यहाँ इंट्रोडक्शन और एक्सपेंशन को एक पैरा में रखिए, इवेल्युएशन और कंक्लूजन को दूसरे पैरा में रखिए। 2 ही पैरा में इसको समेट दीजिए अधिक से अधिक। अगर आप चाहते हैं एक पैरा में भी किया जा सकता है, चूँकि 150 शब्द की अवकात ही कितनी होती है, लेकिन वैसे दो पैरा कर देना ठीक रहेगा मेरी समझ से। तो पहले पैरा में आप सबसे पहले जोसेफ एम्बेसिटी का नाम लीजिए, जिन्होंने विमर्श पर आधारित लोकतंत्र यानी डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के बारे में बताया था। तो जोसेफ JOSEPHMBESSETT जोसेफ एम्बेसिटी का नाम लीजिए, जिन्होंने 1980 में एक पुस्तक लिखा था और पुस्तक का नाम था डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी द मेजॉरिटी प्रिंसिपल इन रिपब्लिकन गवर्नमेंट, यानी रिपब्लिकन दल में बहुमत के आधार पर लिए जाने वाले निर्णय का सिद्धांत और विमर्श पर आधारित लोकतंत्र है। आगे 2 कोलन लगा करके, माने 2 बिंदु लगा करके इन्होंने शेष चीज़ों को दिया था। तो इन्होंने ये टर्म क्वाइन किया, एक्चुअली इसी पर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। तो सबसे पहले जोसेफ एम्बेसिटी का नाम आपको लेना है। दूसरे नंबर पर आपको हेलेन लैंडमोरे LANDMORE हेलेन लैंडमोरे LANDEMORE हेलेन लैंडमोरे LANDE करिएगा, MORE LAND मत करिएगा, डी के साथ बाद ई भी कर दीजिएगा, लैंडमोरे। और इनका नाम लीजिएगा और कहिएगा कि इन्होंने ये बताया है कि जितने भी लोकतंत्र हैं विश्व में, अगर वहाँ विमर्श पर आधारित निर्णय लिए जाते हैं तो जनरली ये सिटीजन के उन प्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं जो लेमैन होते हैं, यानी जो अधकचरे ज्ञान वाले होते हैं। लेकिन सच्चाई है कि वो समस्या को ठीक से समझते हैं। यही तो भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है। अमेरिकी लोकतंत्र से जब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ एक कहावत चरितार्थ है जो कि भोजपुरी में गांव में भी कही जाती है कि जाके पैर न फटी बेवाई वो का जाने पीर पर आई। दूसरे शब्दों में, जिसके पैर में बेवाई नहीं फटी है वो दूसरों का दर्द क्या समझे। तो ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेज, यानी केवल जूता पहनने वाला ही बता सकता है कि कांटी कहाँ चुभ रही है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। तो इसी प्रकार से दूसरे शब्दों में डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में अगर लेमैन भी है तो उनको सही निर्णय ले सकते हैं वो। कारण ये है कि उनको पता है कि समस्या की जड़ कहाँ है, कहाँ स्थित है। इस प्रकार से दूसरे नंबर पर आप हेलेन लैंडमोरे का नाम रखिएगा कि निर्णय निर्माण में वो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को ही प्रेफरेंस देते हैं, यानी विमर्श पर आधारित जो लोकतंत्र है उसी को वो पर तरजीह देते हैं। जैसे भारत में कहा जाता है, आलोचना में, इवेल्युएशन में इसको हम बताएंगे। तीसरे नंबर पर आप रखिएगा जेम्स फिशकिन JAMESFISHKIN, जिन्होंने डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी यानी विमर्श पर आधारित लोकतंत्र के 5 रूप बताए हैं, जिसमें पहला रूप जो है वो इन्फॉर्मेशन रीजनेबली, यानी जो तार्किक रूप से स्वीकार किया जा सके ऐसी सूचना। ये ऐसी सूचना नहीं जो भ्रामक हो। जैसे अभी गुजरात हाई कोर्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ एक नोटिस जारी कर दिया है और पूछा कि भाई ये समाचार जो आपने छापा है, ये समाचार का आधार क्या है। गुजरात हाई कोर्ट को लगता है इन्होंने डिस्टार्ट करके, ट्विस्ट करके, यानी तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया है, जो कि नहीं होना चाहिए। और चूंकि वो हाई कोर्ट से ही संबंधित है, हाई कोर्ट के फैसले संबंधित है, इसलिए
उसमें और भी भाई एक शब्द को इधर रुको मत जाओ और रुको मत जाओ, केवल कॉमा का हेर फेर कर दीजिएगा तो पूरा अर्थ ही चेंज हो जाएगा। यानी एक में ये है रुको मत जाओ, यानी यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, जाओ। और एक में रुको मत जाओ, यानी रुको, जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में दोनों के दो अर्थ हो जाएंगे, केवल कामा का हेर फेर कर दीजिएगा तो गुजरात हाई कोर्ट ने इसी आधार पर वहाँ की एक लेडी जो वहाँ के चीफ जस्टिस हैं और एक और जो जज हैं वहाँ के, उन दो सज्जन ने मिल कर के एक नोटिस जारी कर दिया है और पूछा है भाई आपने ये जो सूचना, भ्रामक सूचना छापी है, इसके स्रोत का आधार क्या है। दूसरे शब्दों में इन्फॉर्मेशन रीजनेबली एक्सेप्टेबल या गुड होना चाहिए, यानी तार्किक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए। दूसरे शब्दों में तथ्य परक होना चाहिए, सही तथ्य पर आधारित होना चाहिए, उल्टे पलटी चीज़ों पर आधारित या सुनी सुनाई बातों पर आधारित। यानी पत्रकारों का एक शगल है कि वो सुनी सुनाई बातों, सूत्र बताते हैं। अरे सूत्र क्या बताएंगे, किसी ब्यूरोक्रेट या किसी नेता को पटाए रहते हैं, उसको कुछ पैसा देते रहते हैं, वो अंदर की बात बाहर बताता रहता है। ठीक है, इसीलिए मोदी सरकार अधिकांश मामलों में मुंह खोलती ही नहीं, यानी उसके निर्णय नरेंद्र मोदी तक या तो सीमित रहते हैं, अधिक से अधिक अमित शाह जान जाते हैं या एक दुखे अन्य मंत्री जान जाते हैं जो फ़ोन से बता दिया जाता होगा, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये बाहर आ ही नहीं पाता। तो पहला इन्फॉर्मेशन है। दूसरा जो है वो सब्सटेंटिव बैलेंस है। दूसरे शब्दों में अगर एक पक्ष कोई तर्क दे रहा है तो दूसरे पक्ष को भी तर्क देना चाहिए, उसकी बात सुनी जानी चाहिए। जैसे आज केजरीवाल के जमानत, सीबीआई के अरेस्ट के जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए फैसला नहीं दिया, 23 अगस्त तक इसको टाल दिया, क्योंकि उसको लगा कि भाई ऐसा है कि अभी तो केजरीवाल के वकील अपना पक्ष रख रहे हैं, सीबीआई के का पक्ष आया नहीं है। जब तक सीबीआई अपना तर्क नहीं प्रस्तुत कर देती, हम इस पर कोई फैसला नहीं ले सकते। हो सकता है ये रणनीति का भी हिस्सा हो। जैसे पहले उन्होंने इस तरह से कोई रिक्वेस्ट किया और सुप्रीम कोर्ट से भाई हमारी बात भी सुन ली जाए, तभी जा कर के कोई फैसला दिया जाए, और इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हो। या ये भी हो सकता है सीबीआई तैयार ना हो, या आज हो सकता है उसका टर्न आया ही ना हो। अब एक दिन चलेगा आर्गूमेंट की, 2 दिन चलेगा आर्गूमेंट, सीबीआई जानती है, ठीक है, और जज जानते हैं। तो इसके बाद से फिर 23 को इसकी सुनवाई होगी, फिर जमानत पर चर्चा होगी, और फिर उसके बाद से आर्डर रिजर्व करेगा सुप्रीम कोर्ट, तब फैसला देगा। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि एक पक्ष का सुन करके कोई फैसला नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि दूसरा पक्ष भी अपनी बात न रख दे। इसे आप कह सकते हैं कि सब्सटेंटिव फॉर्म है डेमोक्रेसी का। दूसरे शब्दों में बातचीत करने का एक तरीका है जिसे सब्सटेंटिव बैलेंस नाम दिया है फिशकिन ने, तो आप सब्सटेंटिव बैलेंस के रूप में उसे देखेंगे। तीसरा जो है वो डाइवर्सिटी है, यानी अलग अलग समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व चूँकि सरकार में होता है या लोकतंत्र में होता है, तो सबकी बात सुनी जानी चाहिए। पार्टिसिपेंट्स यानी जो भाग लेने वाले लोग हैं वो हर समुदाय के होने चाहिए। इसीलिए सरकार ने बहुत सारे लोगों के अपॉइंटमेंट, जैसे सरकार ने लोकपाल के अपॉइंटमेंट में, या अभी सरकार ने जो व्यवस्था की है वक्फ बोर्ड की, उसमें कहा भाई महिलाएं भी होनी चाहिए, और अन्य जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो भी होने चाहिए बोर्ड में। खैर वो तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले कर दिया गया है, देखते हैं कि वो क्या होता है, वो एक अलग का विषय है। लेकिन बहुत सारे मामलों में सरकार कहती है, अब जैसे लोकपाल के नियुक्ति के मामले में सरकार कहती है कि भाई इसमें चाहे अल्पसंख्यक हों, एससी हों, एसटी हों या महिला हों, इनमें से यहाँ से 2 प्रतिनिधि आएंगे, एमिनेंट होंगे, ठीक है। 8 लोगों की जो बॉडी है उसमें 2 लोग यहाँ से होंगे, और उसके अलावे जो है शेष 6 लोग जो होंगे उसमें 50% या उससे ज़्यादा जुडिशरी से होंगे, और एक उसमें केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री होगा, विधि और न्याय मंत्री होगा, और एक प्रधानमंत्री होंगे, और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक सदस्य होगा। खैर इस तरह से है। दूसरे शब्दों में महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, समाज के अन्य वर्गों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस तरह से व्यवस्था करने से होता क्या है कि ब्रॉड बेस्ड हो जाता है, यानी निर्णय लेने की स्थिति व्यापक हो जाती है,
उसी को डाइवर्सिटी का नाम दिया है, यानी विविधता का नाम दिया है। यानी पार्टिसिपेंट हर समुदाय के होने चाहिए, जिससे वो अपनी बात, अपने समुदाय की बात रख सकें, आगे बढ़ा सकें। चौथा जो है कॉन्शियसनेस, जिसका मतलब ड्यूटीफुलनेस, कर्तव्य परायणता होता है। CONSCIENTIOUSNESS, कॉन्शियसनेस। ड्यूटीफुलनेस इसका मतलब होता है, यानी कर्तव्य परायणता से इसका मतलब होता है। इसका उदाहरण आपको बताते हैं कि हम लोगों ने बहुत पहले 7 दर्जे में एक पुस्तक पढ़ी थी। लेखक का नाम तो शायद कोई परसाई था, हरिशंकर परसाई का शायद लेख था। उसमें वो लिखते हैं भाई, लेखक अपने मोहल्ले में बहुत मशहूर आदमी था और वो एक नाई की दुकान पर जाता था जहाँ उसका बाल काटा जाता था। एक दिन वो इसी तरह से गया संडे को, तो देखा बड़ी भीड़ लगी है, लेकिन जो नाई है वो एक सज्जन का बाल काट रहा है। वो बुरादे से भरा हुआ है, यानी लगता है वो किसी सॉ मिल यानी लकड़ी चीरने वाले दुकान मशीन पर काम करते हैं। उनके बाल में बुरादे भरे हुए थे। वो बाकायदे बुरादे निकाल रहा था और धीरे धीरे अपना बाल की कटिंग कर रहा था। काफ़ी टाइम हो गया तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा भी, तो उसने बताया कि भाई ऐसा है, हमको अपनी ड्यूटी करनी है, जो पहले आया उसका ध्यान रखना ज़्यादा नितांत आवश्यक है। तो लेखक को बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो सही कह रहा था। इसे ही तो कर्तव्य परायणता कहते हैं। भाई नाई बाल काटता है, अब चाहे कोई आदमी अपना बाल शैम्पू लगा करके जाए, शैम्पूइंग करके जाए, या कोई ऐसे ही चला जाए बुरादे से भरा हुआ गंदगी ले करके चला जाए, तो नाई को दोनों तरह के लोगों के बाल काटने हैं और अपने कर्तव्य का पालन अगर वो करता है तो ईमानदारी से दोनों के बाल काटेगा। किसी में हड़बड़ी नहीं दिखाएगा कि भाई इसका बाल महक रहा है या गंदगी से भरा हुआ, इसको जल्दी से निपटाओ, ठीक है, पैसा बस टान लो। तो ये प्रोफेशन नहीं है, ये वास्तव में प्रोफेशनल के लक्षण, सही प्रोफेशनल के लक्षण भी नहीं है। उसी प्रकार से मरीज़ कोई भी हो, डॉक्टर घिन्न नहीं कर सकता। डॉक्टर को सबका ट्रीटमेंट करना है, चाहे वो उस मरीज़ की बीमारी कुछ भी हो। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर कहने का तात्पर्य ये है कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में कर्तव्य परायणता पॉसिबल है, संभव है। दूसरे शब्दों में, लोग जब विमर्श करके हर पक्ष का मत जान करके कोई फैसला लेते हैं, स्मॉल ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव जैसे पार्लियामेंट या राज्य विधानमंडल इसीलिए बनाए गए हैं कि भाई ऐसा है, लोग वाद विवाद करके विमर्श करके कोई फैसला लेंगे। अब आज की डेट में तो वो तू मैं में कन्वर्ट हो गया है, चूँकि जाति और धर्म के मुद्दे हावी हो गए हैं और सत्ता में आने के लिए लोग ललायित हैं। सत्ता एक्चुअली लोगों को चाहिए, चाहे एक पार्टी को चाहे दूसरी पार्टी को। विमर्श तो कम ही देखने को मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं ये प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, यानी हम वोटिंग के द्वारा केवल एक खाना पूर्ति करते हैं, प्रक्रिया का पालन तो करते हैं लेकिन विमर्श नहीं करते। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी नहीं। इसीलिए आप समाचारों में सुनते होंगे भाई इतने घंटे बर्बाद हुए, इतने घंटे ऐसे हुए। दूसरे शब्दों में, एक्सपेंशन में ही जितना समा सकता है, माने 125 शब्द में आप 1-2 लाइन में ही ये समझाएंगे कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के 5 लक्षण होते हैं, जिसमें पहला इन्फॉर्मेशन है, दूसरा जो है वो सब्सटेंटिव बैलेंस है, संतुलन है, यानी मूल संतुलन है, तीसरा आप डाइवर्सिटी यानी विविधता का जिक्र करेंगे, चौथे नंबर पर आप कॉन्शियसनेस, ड्यूटीफुलनेस यानी कर्तव्य परायणता का जिक्र कर देंगे, और पांचवें पर आप इक्वल कंसिडरेशन यानी जो भी भाग ले रहे हैं उनमें चाहे कोई गलत ही परामर्श क्यों ना दे रहा हो, लेकिन उसके बात को नकारा नहीं जाएगा, उसकी बात को टाला नहीं जाएगा और उससे विवाद किया जाएगा, उसके बातों को सुना जाएगा और अपनी बात उसको समझाया जाएगा। और इंसान चाहे जितना भी कम पढ़ा लिखा हो, अंगूठा छाप हो, लेकिन वो बातों को समझता है। लोकतंत्र में वैसे भी कोई योग्यता होती नहीं, समझ का ही मुख्य रूप से फेर होता है। दूसरे शब्दों में, जिस तरह से क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेटिंग जीनियस की ज़रूरत होती है, एकेडमिक योग्यता की ज़रूरत नहीं होती। वो तो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए मूल्य है जो कुछ नेता लेकर के ढोते हैं कि हम बीटेक हैं या हम फलाने जगह से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं या IAS हैं, फलाने हैं, धमाके हैं। लेकिन अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर किस मुंह से वो कहेंगे कि अकबर महान था या अशोक महान था। दूसरे शब्दों में, इस देश की जो अनपढ़ जनता है, जिनके कल्याण के वो दावे करते हैं, फिर उनकी बात को समझेंगे कहाँ से।
इसीलिए तो ये आज़ादी के इतने सालों बाद भी अभी हमारी बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं। हर प्रधानमंत्री, हर दल आता है तो वो कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि राजीव गांधी की बात कहीं न कहीं सही है कि भाई वो 100 पैसा भेजती है केंद्र, तो ग्रास रूट लेवल तक, निचले स्तर तक 15 पैसा का ही लाभ पहुंच पाता है। 85 पैसा बिचौलिए डकार जाते हैं। खैर, वो सब तो एक्स्ट्रा बातें हैं। लेकिन आप सबसे नंबर 1 पर जोसेफ एम बेसिटी का जिक्र कर देंगे और उनकी पुस्तक का जिक्र कर देंगे। दूसरे नंबर पर हेलेन लैंडमोरे का जिक्र कर देंगे। तीसरे नंबर पर जेम्स फिश्किन का जिक्र कर देंगे। विश्किन नहीं, फिश्किन, FISHKIN, फिश्किन का, जेम्स JAMES, जेम्स फिश्किन का जिक्र कर देंगे और उनकी 5 विशेषताओं का जिक्र कर देंगे, जिसमें इंफॉर्मेशन को नंबर 1 पर रखेंगे। नंबर दूसरे पर सब्सटेंटिव बैलेंस, यानी मूल रूप से संतुलन कायम करने की कोशिश की जाती है। हर पक्ष की बात सुन करके कोशिश ये की जाती है कि सभी पक्षों के हिसाब इनकॉर्पोरेट किया जाए डिसीजन मेकिंग में, निर्णय निर्माण में सबकी शिकायतों को शामिल किया जाए। और तीसरे नंबर पर जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, वो ये बताता है कि भाई हर वर्ग से प्रतिनिधित्व हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर वर्ग की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, हर क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं। और चौथे नंबर पर कॉन्शियसनेस, ड्यूटीफुलनेस जिसको कहते हैं, कर्तव्य परायणता कहते हैं, जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया। और पाँचवें नंबर पर इक्वल कंसिडरेशन, यानी सबको तरजीह देना, जो भी पार्टिसिपेंट हैं सबको समान तरजीह देना। यही डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की 5 विशेषताएं होती हैं, जिसे आप इंट्रोडक्शन और एक्सपेंशन में जिक्र कर देंगे, समझा देंगे। और मुझे लगता है ये 125 शब्द से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर आएंगे और उसमें थोड़ी सी आलोचना भी करेंगे। इवेल्युएशन में ये बताएंगे, चूँकि टॉपिक केवल टॉपिक दिया, नाम दिया हुआ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, तो आपको अपने मन से ही आलोचना भी करनी है, अपने मन से ही एक पूरी बॉडी का निर्माण करना है। तो बहुत संक्षिप्त में करेंगे, चूँकि अगर पूरा करना होता तो वो कमेंट या क्रिटिकली एग्जामिन या इवेल्युएट आदि का प्रयोग करता, लेकिन उसने ये सब चीज़ों का प्रयोग नहीं किया है। उसने केवल टॉपिक का नाम दे करके छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से इसमें जब तीसरे पैरा में आएंगे तो बोलेंगे भारत में वोट की राजनीति होती है और ये प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है। दूसरे शब्दों में हम सत्ता में किसी तरह से आ जाएं बहुमत प्राप्त करके, इतने से मतलब है। हम विमर्श तो होता ही नहीं, विमर्श करें। और यहाँ जो अंबेडकर साहब कहा करते थे, उनका नाम भी ले सकते हैं, BR अम्बेडकर का, कि भारत में अगर हीरो वर्शिप का कॉन्सेप्ट लागू हुआ, चूँकि कहा जाता हाई कमान का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी के समय ही आ गया था और कांग्रेस इसकी जनक है। दूसरे शब्दों में कांग्रेस में कुछ मुट्ठी भर लोग फैसले लेते हैं और वो विमर्श नहीं करते। दूसरे शब्दों में दूसरों पर अपनी शर्तें थोपते हैं और वो सत्ता में लंबे समय तक रही है, तो जाहिर है वो वोट की राजनीति ही मेन करती रही है। दूसरे शब्दों में सत्ता में आना ही उसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। और इस समय जो पार्टियां हैं जो धीरे धीरे सत्ता में, राज्यों में सत्ता में आती हैं या केंद्र में सत्ता में आती हैं, उनका भी मोटे तौर पर उद्देश्य वही है। वहाँ भी इक्के दुक्के लोग फैसला लेते हैं, शेष लोग बस अंगूठा लगाने या ओके करने के लिए, एंडोर्स करने के लिए होते हैं। तो हम प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र का पालन करते हैं। हम किसी भी तरह से डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी यानी विमर्श पर आधारित लोकतंत्र का पालन नहीं करते, जिसमें हर वर्ग को शामिल किया जाए, हर वर्ग की राय जाना जाए और उस हिसाब से फिर नीति निर्माण किया जाए या निर्णय लिया जाए। तो इस तरह से होता नहीं है जनरली, इसी वजह से हम फेल हैं बुरी तरह से। दूसरे शब्दों में लोकतंत्र, सच्चे लोकतंत्र के नाम पर हम जरूर सत्ता का निर्माण किए हैं, लेकिन वास्तव में हम सही अर्थ में सच्चे लोकतंत्र के सिद्धांतों पर चलते नहीं हैं, केवल प्रोसीजर का पालन करते हैं, यानी प्रक्रिया का पालन करते हैं। जैसे वोटिंग हो गया, वोटिंग के आधार पर चुनाव हो गया और हम सत्ता में आ गए, ठीक है, लेकिन निर्णय मुट्ठी भर लोग ही, 2 ही 3 लोग लेते हैं, जबकि लेना सभी प्रतिनिधियों को चाहिए। जैसे जनता के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो और हर वर्ग के लोग अपनी बात कहें और सबकी बात को सुना जाए, सरकार सबके बात को सुन करके उस हिसाब से निर्णय ले। जनरली सरकार विरोधी दलों की बात सुनती ही नहीं है और निर्णय लेती ही नहीं है। खैर, तो हम
आज के लोकतंत्र की, भारत के लोकतंत्र की चर्चा नहीं कर रहे हैं, जहां जाति और धर्म के आधार पर नेता चुन करके आते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य सत्ता में स्थापित करना होता है खुद को। दरअसल हम उस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जहां विमर्श के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और उसमें विरोधी दलों को भी शामिल किया जाता है, प्रतिनिधियों को, यानी 1.25 करोड़ लोग या 1,45,00,000 लोग, सब लोग तो शामिल किए नहीं जा सकते ना। सब लोगों पर कौन किस पर शासन करेगा। जाहिर है कि शासन करने के लिए कुछ परोक्ष किस्म के उपाय करने होंगे, जैसे उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बहुमत के आधार पर सरकार का निर्माण करें और फिर वो लोगों पर शासन करें या लोगों के कल्याण के लिए नीतियां बनाएं। तो जो भी हो, कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि भारत में डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का अभाव है। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। तो ये इवैल्यूएशन में आप दे सकते हैं अपने हिसाब से, और कंक्लूजन फिर वही इंट्रोडक्शन के हिसाब से दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी वह है जिसमें कि समाज के हर वर्ग के लोगों के प्रतिनिधियों की बात सुनी जाए और उसके हिसाब से सरकार निर्णय ले, ताकि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिले, यानी उसको भी जिसने सरकार को वोट दिया, उसको भी जिसने सरकार को वोट नहीं दिया। दूसरे शब्दों में सभी वर्गों को इसका लाभ मिले, इसे ही डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। इस तरह से करके कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं। भारत में लोकतंत्र की जहाँ तक बात है तो अंबेडकर साहब को आप कंक्लूजन में ही कोट कर सकते हैं, महात्मा गांधी को कोट करते हुए। महात्मा गांधी भी इसी से मिलती जुलती राय लेते हैं। इसीलिए उन्होंने एक बार कहा भी था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाना चाहिए आज़ादी के बाद, क्योंकि कांग्रेस एक संगठन के रूप में जिस उद्देश्य को लेकर के चली थी अब उसकी पूर्ति हो गई है। अब अनावश्यक महत्वाकांक्षा को जन्म मिलेगा अगर कांग्रेस रहती है तो, और इसमें धींगा मुस्ती होगी। तो आप महात्मा गांधी को भी कोट कर सकते हैं, अम्बेडकर साहब को भी कोट कर सकते हैं, जो हीरो वर्शिप और हाई कमान कल्चर का प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं। तो इस प्रकार से डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की स्थापना भारत में भी हो, इस पर विचार किया जाना चाहिए। इस तरह से करके आप टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हैं और मुझे लगता है आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। हमारा लेक्चर भी कंप्लीट ही हो गया। इसके साथ ही हमने आपको बताया कि इसमें 3 प्रमुख विद्वानों का नाम जरूर आपको देना है, ज़्यादातर विदेशी हैं और ये टर्म भी विदेशी है। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी टर्म भी विदेशी है। जोसेफ एम बेसिटी, JOSEPHMBESSETTE, जोसेफ एम बेसिटी ने सबसे पहले 1980 में इस टर्म को, इस पदावली को कॉइन किया था, इसका निर्माण किया था। इसके बाद से हेलेन लैंडमोरे ने इसे आगे बढ़ाया और जेम्स फिश्किन ने इसकी 5 विशेषताएं बताई। इसे तो आप पहले ही 2 पैरा में आप दे देंगे। 2 पैरा क्या, मैं दोनों को मिला के 1 पैरा बनाना है, यानी पहले ही पैरा हम दे देंगे। 2 ही पैरा अधिकतम आपको बनाने, 150 शब्द में, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और दूसरे पैरा में, जिसमें तीसरे और चौथे पैरा को मिला करके आपने बनाया है, 2 ही पैरा बनाया है। इवेल्युएशन में थोड़ी सी इसकी आलोचना कर देंगे हल्के फुल्के 2-3 लाइन में, और उसके बाद से सीधे कंक्लूजन पर आ जाएंगे। आप देख लीजिएगा 150 शब्द कैसे होता है, 150 शब्द कितने में पूरा होता है। हमने मटेरियल आपको काफ़ी बता दिया, ठीक है। उस तरह से करके आप 150 शब्द में अपने आंसर का फॉर्मेट तैयार कर लीजिएगा। पेंसिल उठाइएगा ना तो रफ वर्क कर लीजिएगा कि आपको इसमें ये चीज़ बताना है, इस लाइन में ये चीज़ बताना है, या इस पैरा में ये चीज़ बताना है, इस पैरा में ये चीज़ बताना है, उसी को एक्सपेंड कर दीजिएगा। लेकिन मेरी समझ से 3 नाम जरूर आप दीजिएगा, और बाद में आप अम्बेडकर साहब, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी का नाम दे के इवेल्युएशन और कंक्लूजन को ख़त्म कर सकते हैं। उससे भारतीय संदर्भ भी स्पष्ट हो जाएगा, और प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का भी जिक्र कर दीजिएगा डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के साथ साथ, तो उससे चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको सारी चीज़ें पता हैं और आपको अलग से किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं, आपसे जानने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। धन्यवाद।